7th। तो बच्चों लास्ट लेक्चर जो था हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से, उसमें मैंने बेसिकली पूरा ओवरव्यू बता दिया था आपको चैप्टर का, एंड डिटेल लेक्चर अब से स्टार्ट होती है। तो आज यानी कि लेक्चर 2 से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जो भी उसके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि किसने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, किसने सेल थ्योरी दी, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ ही ली है, एंड इनफैक्ट पूरा का पूरा चैप्टर का ही पूरा ओवरव्यू देख चुके हो आप। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा क्या, मैं बहुत ही अच्छा खासा डिटेल में आप लोगों को आज समझाने वाली हूँ। सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सब पार्ट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन विद द न्यू लेक्चर, न्यू सेशन ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस में पाया जाता है, कौन से किंगडम में पाया जाता है, किंगडम मोनेरा। तो मोनेरन्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या खास बात है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इन ऑर्गेनिजम्स की, इन सेल्स की? अब सिंस ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो हम या तो उनको सेल बोल सकते हैं या तो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट बात है, दोनों एक ही चीज़ है। सो दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या है, दे आर प्रोकैरियोट्स, एंड दोज प्रोकैरियोट्स डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स। नाउ दे इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, या फिर हम पीपीएलओ भी उसे बोल सकते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, and then they are generally smaller and they multiply more rapidly than the eukaryotic cells. Why? Because उनके सेल के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ही नहीं, सारी एक्टिविटी इतनी सिंपल तरीके से होती है। अब आप खुद सोचो, हमारे जो सेल्स है बॉडी के अंदर के सेल्स, वो सारे सेल्स में अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दो सेल ऑर्गेनल्स व्हाट दे डू, they perform different kind of functions, they perform different kind of activities. So यहाँ पर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सो व्हाट यहाँ पर क्या, किस तरह का मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे अलग मतलब भी बहुत सिंपल सा सेल डिवीजन होगा, और जहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होती है वहाँ पे सेल डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी बहुत रैपिडली हो जाता है इन कंपैरिजन टू उन सेल्स में जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। सो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी या रैपिडली द सेल्स विल गेट मल्टीप्लाइड। दे वेरी इन शेप एंड साइजेस। अब जैसे कि हमारे बॉडी के सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं, वो सेल्स भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं शेप एंड साइज में। अब एक स्पर्म का जो साइज़ है और उसका जो शेप है वो भी तो एक सिंगल सेल ही है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू द फीमेल गैमेट और अ फीमेल सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज ओवा। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल्स कहलाते हैं। सो अलग अलग तरह के सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में जिस तरह पाए जाते हैं, वैसे ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी अलग अलग तरह के शेप एंड साइजेस में प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर। इस बैक्टीरिया में आपको दिखेगा ये रॉड शेप का बैक्टीरिया जिसमें बहुत सारे फ्लैजेला हैं। फिर आपको ये चेन जैसा दिखेगा, ये सर्कुलर स्फेरिकल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, इसे हम कोकाई भी बोलते हैं, ठीक है, कोकस। माइकोप्लाज्मा का शेप एंड साइज अलग है, दीज बैक्टीरियाज आर आल्सो कोकस, तो अलग अलग कलर भी है एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली शेप्स की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉड लाइक जो शेप मैंने आपको बताया ये वाला, उसे बोला जाता है बैसिलस। फिर स्फेरिकल टाइप का जो शेप होता है उसे बोलते हैं कोकस। कॉमा शेप के जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर नोन एज विब्रियो। इस टाइप के लाइक दिस ऐसे होते हैं, ठीक है। कोकस इज गोल 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 टाइप ऐसा, ठीक है। एंड बैसिलस इज लाइक दिस जो यहाँ पर है।
एंड देन स्पाइरलम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे अलग टाइप के बैक्टीरिया के शेप होते हैं, दिस इज स्पाइरल। स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया को बोलते हैं स्पाइरलम। यहाँ पे स्पाइरलम देख सकते हो, यहाँ पे विब्रियो देख सकते हो, कोकस देख सकते हो, बैसिलस देख सकते हो, ऑल द शेप्स यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। नाउ अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कितने तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, प्रोकैरियोटिक सेल दिखने में कैसा होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। दे हैव फ्लैजेलास, दे हैव अ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, चलो मैं आपको बता देती हूँ, अभी आगे चल के पढ़ोगे ही। जैसे हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और क्रोमोसोम्स उसी के अंदर अरेंज्ड रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। वो क्रोमेटिन फाइबर्स आगे चल के सेल डिवीजन के टाइम पे मेटाफेज स्टेज में कंडेंस होते हैं और हमें विजिबल हो सकते हैं कि क्रोमोसोम्स है ये। तो उस तरीके से बहुत ही एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया हुआ क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल इनके पास नहीं होता है। इनके सेल के अंदर ना एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहा होगा, एंड दैट विल बी नोन एज न्यूक्लियोइड। कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड दैट विल बी नोन एज न्यूक्लियोइड। सी दिस न्यूक्लियोइड, और यहाँ पे ब्रैकेट में डीएनए क्यों लिखा हुआ है, डीएनए बिकॉज दे आर नॉट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर आपको डीएनए फ्रैगमेंट्स दिखेंगे, फिर उसके अंदर आपको जीन्स दिखेंगे, इतना कुछ नहीं है यहाँ पे बस डीएनए है, ठीक है, स्ट्रैंड के फॉर्म में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हमारे सेल्स में भी होती है, सेल वॉल है जो प्लांट सेल में भी होती है, कैप्सूल है, दिस इज एन एडिशनल फीचर इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब कैप्सूल क्या है, क्यों है, वो भी हम पढ़ेंगे। प्लाज्मिड, इन न्यूक्लियोइड के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जो आगे चल के इन लोगों के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के टाइम पर हेल्प करता है। पिलाई, पिलाई इज फॉर सरफेस अटैचमेंट, ठीक है, सरफेस अटैचमेंट या फिर जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है ना, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे। साइटोप्लाज्म, फ्लैजेलम, राइबोसोम्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग अभी पढ़ते हैं। चलो, so cell envelope, mesosome and chromatophores, what are they? Nucleoid, flagella, pili and fimbriae, राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, ये सारी चीजें अभी हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो सेल एनवेलप क्या होता है। एनवेलप का क्या मतलब है, लिफाफा जिसके अंदर हम चिट्ठी डालते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, वो चिट्ठी कोई और ना पढ़ ले। हमारा जो लेटर है ना, जिसके पास जाना है वो उसके पास जाए, फिर वही एनवेलप खोल के देखे कि लेटर में क्या है। यानी कि हम अपने लेटर को सेफली एक जगह पे पहुंचाने के लिए उसे एनवेलप के अंदर डाल के भेजते हैं। सेम चीज, इट इज अ केमिकल कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, ताकि ये सेल को अंदर में जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सब कुछ अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। 3 टाइट बाउंड लेयर से एनवेलप जो है वो कवर्ड रहता है, मतलब वो एनवेलप जो है वो कंप्राइज करता है ये 3 लेयर। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ग्लाइकोकैलिक्स, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है सेल वॉल? देखो, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो है आउटर लेयर, और इसका कॉम्पोजिशन थिकनेस भी वेरी कर सकता है अलग अलग बैक्टीरियाज में। ये या तो स्लाइम लेयर हो सकता है, एक लूज शीट, ठीक है, स्लाइमी सा, और या तो ये कैप्सूल के फॉर्म में हो सकता है। कैप्सूल कंपैरेटिवली काफ़ी थिक और काफ़ी टफ होता है, जो रेजिस्टेंट होता है आउटर हार्श इन्वायरमेंट से। अगर एक बैक्टीरिया है वो कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पर उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है या उसका सेल डेड हो सकता है, तो उसका जो एनवेलप है ना वो ऑटोमेटिकली कैप्सूल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन वेरी फेवरेबल कंडीशन, तो वो स्लाइम लेयर की ही शीट जो है वो काफ़ी होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, ये है मिडिल लेयर। सबसे आउटर लेयर क्या थी, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, और वो 2 पार्ट्स में थे, या तो वो स्लाइम लेयर के प्रेजेंस में होगा या फिर वो कैप्सूल के प्रेजेंस में होगा। जो नेक्स्ट लेयर है, जो मिडिल लेयर है, दैट इज सेल वॉल। सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा।
ये एक पर्टिकुलर शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। जिस तरह का वो उसका शेप होगा उसी तरह का इसका पूरे सेल का शेप होगा। प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट, अंदर की चीज़ों को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाने वाला और बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने नहीं देने वाला। सो दिस इज द लेयर ऑफ सेल वॉल। अब देखो, सेल एनवेलप इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल एनवेलप एंड रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग। बैक्टीरियाज भी उसमें दो टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल एनवेलप एंड रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग। दो तरह के इसमें भी बैक्टीरिया के सेल्स होंगे। एक होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो रिटेन करेगा ग्राम स्टेन। कुछ नहीं, ग्राम स्टेन समझ लो कि एक पिगमेंटेड कलर है, अगर उस कलर के थ्रू उन बैक्टीरियाज को पास थ्रू कराया गया तो जो वो कलर रिटेन कर गए अपने सेल में, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो नहीं कर किए, दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देयर इज अ लाइक होल ऑफ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, लेकिन उतना आपको जानना ज़रूरी ही नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में सिंपल प्रोकैरियोट्स के बारे में एक ऊपर का नॉलेज ही आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ। जब मैं नीट की क्लासेस लूँगी अलग से तो फिर मैं उसमें आपको समझा दूँगी ग्राम स्टेनिंग क्या है, क्यों इसको इसके थ्रू पास कराया गया, किसने रिटेन किया किसने नहीं किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बीच का डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बता दूँगी। अभी इतने के लिए, यहाँ की क्लास के लिए ये मोर देन इनफ है। Now the gram negative bacteria are those bacteria that do not retain the gram stain. वो अपने सेल में उस स्टेन को लगने ही नहीं देते हैं, उस दाग को, उस ग्राम स्टेन को बिल्कुल भी टच भी नहीं करवाने देते। Now he developed gram staining method, Christian Gram. Staphylococcus is a gram positive, E. coli is a gram negative bacteria. Now coming to the mesosome and chromatophores, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है ना मेम्ब्रेन की, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स बन जाते हैं। वो अंदर की तरफ से ऐसा फोल्ड हो जाता है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर, दैट इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सो दैट इज मेसोसोम। ये कैसे बना है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है। क्या इंक्लूड कर रहा है? वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेली। नाउ कमिंग टू क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स भी कैसे होते हैं? पिगमेंट कंटेन करने वाले मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स होते हैं। ये भी कैसे बने हुए हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ से ऐसा फोल्ड हो गया होगा तो इसके वजह से ये क्रोमैटोफोर्स का स्ट्रक्चर का वो प्रोडक्शन हुआ। लेकिन ये किस टाइप के होते हैं? इनमें पिगमेंट कंटेन होता है और ये कुछ ही प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, पिगमेंट फॉर व्हाट? मे बी फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। नाउ वी आर कमिंग टू न्यूक्लियोइड। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड क्या है? उसी समय मैंने बताया था, शुरू में ही मैंने बता दिया था न्यूक्लियोइड क्या है। अभी आप सेम चीज पढ़ रहे होगे। इट इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस, दैट इज नेकेड। नॉन मेम्ब्रेनस, कोई मेम्ब्रेन नहीं है चारों तरफ, तो क्या है? दैट इज अ नेकेड सेल ऑर्गेनल लाइक सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम या फिर जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। डीएनए भी बोल सकते हैं, डीएनए भी बोल सकते हैं, सिंगल क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट बाउंडेड इन अ मेम्ब्रेन, तो वो पूरा नेकेड है एंड कहीं पर भी फैल सकता है। पूरे सेल में वो कहीं पर भी क्या बोलते हैं, फ्लोट कर सकता है ना। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए दैट इज नोन एज प्लाज्मिड आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, आउटसाइड द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जहाँ पर प्रेजेंट है ना, एक तो है वो नॉन मेम्ब्रेनस, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है उसके चारों तरफ, तो वो कहीं पर भी फ्लोट कर सकता है। पर उसके अलावा जहाँ पर दैट बंच ऑफ न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, उसके अलावा पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी छोटे प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए के फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड।
ठीक है। इट गिव्स सम यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर, जैसे कि रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक टू बैक्टीरिया। आगे चल के जब आप क्लास 12th में जाओगे, 11th में भी है, ठीक है, 11th में भी आप पढ़ोगे कि कैसे प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, एंड किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हम रेजिस्टेंट बना सकते हैं टू एंटीबायोटिक और एनीथिंग। मतलब उसमें किसी भी तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल। चलो देखो, ये है न्यूक्लियोइड और ये है प्लाज्मिड, और बाकी सारे सेल इंक्लूजन्स तो आप लोगों ने देख ही लिए। आगे चलते हैं। अब आई होप न्यूक्लियोइड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, मैम न्यूक्लियोइड क्या है, फिर से बताओ। कुछ नहीं है, न्यूक्लियस होता है ना हमारे में, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही है जो नेकेड फॉर्म में फ्रीली फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। बैक्टीरिया सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसमें एक कॉइल टाइप का डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो न्यूक्लियोइड कहलाएगा, और वो विदाउट एनी मेम्ब्रेन वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होगा। उसके अलावा जो छोटे छोटे और सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल होते हैं उसे कहते हैं प्लाज्मिड, और वो यूज होता है फिनोटिपिक कैरेक्टर्स के लिए। बैक्टीरिया में आगे अगली वाली जनरेशन को वो प्लाज्मिड कौन सा कैरेक्टर दे रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मिड का कैरेक्टर, ठीक है। तो चले आगे। अब हम आ जाते हैं फ्लैजेला में। व्हाट इज फ्लैजेला? दे आर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अगर किसी भी सेल में फ्लैजेला प्रेजेंट है ना, तो वो सेल मोटिलिटी के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Now, the number and arrangement are varied in different bacteria. 9+1, 9+2 का arrangement होता है फ्लैजेला के अंदर, तो वो बहुत डीप हो जाएगा, उतना पढ़ना जरूरी नहीं है। So, bacterial flagellum has 3 parts. कौन कौन से 3 parts होते हैं फ्लैजेला के? फिलामेंट होगा, हुक होगा एंड बेसल बॉडी। तो द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो जो फिलामेंट है वो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, जो आप देख सकते हो, दिस इज द फिलामेंट वाला पोर्शन। फिर हुक और बेसल बॉडी अंदर में होता है, ठीक है। तो फ्लैजेला क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू पिलाई एंड फिम्ब्रिए। So these are the surface structures that have no role in motility. ये भी कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सटेंशंस होते हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। मतलब इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस या इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलेंगे? मीजोजोम बोलेंगे, क्रोमैटोफोर्स बोलेंगे। आउटसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल जो एक्सटेंशंस होते हैं अलग अलग, ठीक है, जो निकले निकले धागे जैसे रेशे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्रिए। फ्लैजेला का काम मोटिलिटी में है, पिलाई और फिम्ब्रिए का काम मोटिलिटी में नहीं है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे दैट हैव नो रोल इन मोटिलिटी। पिलाई क्या है? इट इज अ इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो एक स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं, पिलिन, ठीक है। फिम्ब्रिए आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स sprouting out of the cell. In some bacteria they help to attach the bacteria to rocks and streams and to host the tissues. होता क्या है देखो मैं बताती हूँ। 3 तरह के आउटसाइड द मेम्ब्रेन वाले एक्सटेंशंस हो गए। सबसे पहले फ्लैजेला, फिर पिलाई और फिर फिम्ब्रिए। फ्लैजेला का काम है मोटिलिटी करना और वो थोड़ा सा लॉन्गर एक्सटेंशन होता है इन कंपैरिजन टू पिलाई एंड फिम्ब्रिए। देख सकते हो ना यहाँ पर बड़े बड़े जो यहाँ, ये तो छोटे छोटे हो गए, रुको, यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला एक ही फ्लैजेला है, ठीक है, तो मोनोफ्लैजेलम कहलाता है। बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं तो मल्टीफ्लैजेलम ऐसा कहलाता है। और जो पतले पतले ब्रश देखा है, ब्रश, टूथ ब्रश आपका, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं कितने फाइन और थिन, मतलब फाइन और थिन एक ही चीज हो गया, कितने फाइन एंड स्मॉल से होते हैं, है ना। इट्स नॉट लाइक अ धागा काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ स्मॉल एंड फाइन। तो वैसे होते हैं पिलाई एंड फिम्ब्रिए। पिलाई का काम होता है जेनेटिक एक्सचेंज के टाइम पे, जब एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, जिसे हम जेनेटिक एक्सचेंज या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, उस टाइम पर पिलाई का रोल होता है
उस पिलाई के थ्रू क्या होता है, जो एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाता है। तो दैट इज डिफरेंट थिंग दैट यू विल स्टडी लेटर ऑन। तो पिलाई का तो यह काम है। फिम्ब्रिए का क्या काम होता है? फिम्ब्रिए और छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। उनका काम होता है किसी भी सरफेस में खुद अपने सेल को अटैच करवाना। जहाँ पे थोड़ा सा खुरदुरापन होगा वो ज़्यादा अच्छे से अटैच हो पाएगा ना। अगर वो सोचो वो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता तो कैप्सूल या स्लाइम लेयर की वजह से वो फिसल जाता, वो अटैच नहीं हो पाता अपने सरफेस पे। सी, अगर सरफेस स्मूथ है और बैक्टीरिया का सेल भी आउटसाइड से स्मूथ है, दोनों स्मूथ कभी भी अटैच नहीं हो पाएंगे। दे विल लाइक डू दिस, है ना, वो फिसल जाएंगे, है ना, वो अटैच हो ही नहीं सकते। लेकिन क्या होता है, फिम्ब्रिए की वजह से वो जो बहुत फाइन ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से सरफेस पे अटैच करना इज मच ईजियर। तो फॉर दैट पर्पस बैक्टीरिया के सेल में फिम्ब्रिए प्रेजेंट होते हैं। रॉक्स में अटैच करना हो या फिर किसी अपने होस्ट के टिश्यूज में अटैच करना हो, फिम्ब्रिए आर ऑन द वर्क। चलो भाई, अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के राइबोसोम्स के बारे में। व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन बनाना, है ना। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के राइबोसोम्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। साइज देखो 15 nm बाय 20 nm की इनकी साइज होती है। दो सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, सब यूनिट्स, ठीक है। दो टुकड़े होते हैं ना, दो टुकड़े, एक टुकड़ा बड़ा है एक टुकड़ा छोटा है, तो वैसे टुकड़ों से बने हुए होते हैं। एक टुकड़ा है 50s का एंड द अदर वन इज 30s यूनिट, दो यूनिट्स के मिलकर बने हुए, और टुगेदर इन्हें 70s बोला जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम आप गलत बोल रहे हो, 50 + 30 यूनिट्स जब मिलेंगे तो वो 80s होते हैं, 70s नहीं होता। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिक्स नहीं है, दिस इज़ बायोलॉजी। तो जब एक 30 यूनिट और एक 50 यूनिट आपस में मिला तो बहुत सारा पोर्शन आपस में एम्बेडेड हो गया, यानी एक दूसरे के अंदर चला गया। अब उसे ओवरऑल जब देखा जाएगा ना तो दैट विल बी कंस्टिट्यूटेड एज 70s यूनिट। पूरा एक राइबोसोम जो है वो 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहलाएगा। अब S क्या है भाई? S इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एक मेजर होता है किसी भी चीज के डेंसिटी और साइज का, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पे दिस इज 30s, दिस इज 50s, दोनों आपस में मिल गए, बन गए 70s। बस इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम हो या यूकैरियोटिक का राइबोसोम है, जितने भी सब यूनिट से बने हुए हैं ना, फाइनल जो उनका S वाला आएगा ना, कितने कौन सा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, 70s होता है या 80s, -10 कर देना, सिंपल, ठीक है, -10 कर देना, दैट्स इट। चलो भाई, देखो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s के होते हैं और ये 70s के होते हैं। 80s वाले में 60s + 40s सब यूनिट्स ऐड हो जाते हैं। 60 + 40 कितना है? 100 है, पर यहाँ पे 80s लिखा हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जितना भी पोर्शन उसके अंदर चला गया। और इतना आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल याद रखो 60s यूनिट और 40s यूनिट मिलाकर 80s यूनिट बना, जो कि यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स होते हैं, और 70s टाइप के प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं जो 50s + 30s मिलाकर सब यूनिट्स मिलाकर बनते हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद ही नहीं रखना। नाउ राइबोसोम्स के फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? साइट ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। जब आप आगे चलकर और ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ोगे तो आप एक वो पढ़ोगे, टर्म पढ़ोगे, सेंट्रल डॉगमा, कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, फिर कैसे आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये वही वाला फेज है, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन जो बनता है तो वो कौन बना रहा है? राइबोसोम्स बना रहे हैं। सो दैट पोर्शन इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन
और डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आगे पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, ठीक है, अभी इतना ही देखो। तो प्रोटीन के सिंथेसिस का काम होता है राइबोसोम्स का। तो सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम भी बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। पॉलीसोम कोई पूछेगा, हाउ विल यू डिफाइन अ पॉलीसोम? दे आर अ चेन ऑफ सेवरल ribosomes that are attached to mRNA. चेन ऑफ सेवरल राइबोसोम्स, एक चेन बन गई, पॉली हो गया, मोनो होता तो एक होता, पॉली होता तो एक से ज्यादा है, तो ऐसे करके याद करो। सो राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट करता है mRNA को इनटू प्रोटीन। अभी बताया ना मैंने सेंट्रल डॉगमा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो जो डीएनए से आरएनए बना ना, दैट इज एमआरएनए, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बना तो किसने बनाया? राइबोसोम्स ने बनाया। तो सी ये इस तरह से होता है। ये देखो लार्ज सब यूनिट है, ये छोटा वाला स्मॉल सब यूनिट है। आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये एमआरएनए है, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बन रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, या फिर हम इसे प्रोटीन सिंथेसिस भी। फिर आगे चल के ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पढ़ोगे, ये सब भी पढ़ोगे आगे चल के। चलिए फिर हम लास्ट टॉपिक है ये आज का, दैट इज इंक्लूजन बॉडीज। इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स तो आप लोगों ने पढ़ लिए, न्यूक्लियोइड पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल एनवेलप पढ़ लिया, कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स सब कुछ पढ़ लिया, एंड देन पिलाई, फिम्ब्रिए, फ्लैजेला, मीसोसोम, क्रोमैटोफोर्स। नाउ द लास्ट टॉपिक इज राइबोसोम्स ऑल्सो। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इंक्लूजन बॉडीज। क्या होते हैं इंक्लूजन बॉडीज? नॉन मेम्ब्रेनस stored reserve material seen freely in cytoplasm of prokaryotic cell। किसी भी चीज का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है, ना आउटसाइड ना इनसाइड, वो फ्रीली छोटे छोटे डॉट्स की तरह साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। और वो जो छोटे छोटे दानों की तरह है ना, छोटे छोटे डॉट्स की तरह है, उनके अंदर क्या है? बैक्टीरिया जो फूड कंज्यूम करेगा, या फिर जो फूड वो प्रिपेयर करता है खुद से फोटोसिंथेसिस करके या कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से, वो फूड जो है वो उसमें रिजर्व्ड रहता है इंक्लूजन बॉडीज में। एंड व्हेन द सेल रिक्वायर्स फूड, तो वो उसे फूड को दे देता है। सो एग्जाम्पल, फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का क्या मतलब होता है? छोटे छोटे दाने, है ना, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स एटसेट्रा। तो ये सारे इन सब के फॉर्म में इनका फूड स्टोर्ड रहता है। सो गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, उनमें कितने बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं? एक प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन फोटोसिंथेसिस से है। तो जिसके भी अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, जिस भी ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। सो यहाँ पर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है बैक्टीरिया के सेल में, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में। सी दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज। और ये न्यूक्लियोइड हो गया, और ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, स्लाइम लेयर है, सेल वॉल है, फ्लैजेलम है। एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर नाउ। आई होप प्रोकैरियोटिक सेल और उस सेल के सारे सब स्ट्रक्चर, सब यूनिट, सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। कहीं पे भी कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पूछ लेना क्वेश्चन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू ओवर देयर। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव अ लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनके साथ पढ़ाई करो और एंजॉय करो। एंड वन मोर थिंग, अगले सेशन से हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सारे सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेटली थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू लाइक दैट। और फिर इवेंचुअली 4 या 5 लेक्चर्स में दिस चैप्टर विल गेट ओवर। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।